चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डिवर्सिटी। अध्याय 1 है ये। डिवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, विविधता की समझ। अब आप देखें कि आपके पड़ोस में या आपकी क्लास में कोई आपकी तरह दिखता है। अगर वो ट्विन्स हैं तो अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे कि हर एक बच्चा, हर एक आदमी, औरत, सब अलग अलग दिखते हैं, सब अलग अलग कपड़े पहनते हैं, सब अलग अलग विचार सबके हैं। यानी कि कोई आदमी एक जैसा हो ये बहुत मुश्किल से मिलेगा ऐसा। तो विविधता नेचुरली है, भगवान ने, अल्लाह पाक ने हमें दिया है ये। तो आप अगर हम देखें तो आपके यहाँ हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख दिख रहे हैं आपको, क्रिश्चियंस हैं, तो बहुत सारे लोग आपको यहाँ दिखेंगे क्योंकि वो अपने रिलीजन के हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं, रिलीजन के हिसाब से अपना खाना पीना खाते हैं और अपने कल्चर के हिसाब से वो जिंदगी जीते हैं। तो डाइवर्स हैं, लेकिन ये जो डिवर्सिटी है यही हमारी शक्ति है। ध्यान रखिएगा कि डिवर्सिटी ही शक्ति है, क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है, ये अपने आप ऐसे नहीं बन गए। बहुत हद तक आप जो क्लासमेट्स हैं आप देखेंगे कि वो आपसे अलग हैं, लेकिन अगर आप कोई भी विचार व्यक्त करते हैं तो आप देखेंगे कि क्लास में 10 बच्चे होंगे, उसमें से 5 किसी को एग्री करेंगे, 5 डिसएग्री करेंगे। यानी कि आपके 5 लोग उसको एग्रीमेंट कर रहे होंगे, डिसएग्रीमेंट कर रहे होंगे, डिफरेंट व्यू होगा। तो आप अगर कोई सवाल उठाते हैं और उसका जवाब लिखते हैं सबके सब, तो आप देखेंगे काफी उसमें अंतर मिलेगा। मैं मतभेद तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको उसमें डिफरेंसेस मिलेंगे, और यही डिवर्सिटी है, यही विविधता है। और जब तक विविधता नहीं होगी, जब तक अलगपन नहीं होगा, तब तक चीजें उस तरीके से नहीं होंगी, या फिर आपको ऐसी कलरफुल जिंदगी नहीं मिलेगी जैसे आप अभी देखते हैं। चलिए मैं आपको इस एक कहानी के तौर पे समझाता हूं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि यहां पर एक साहब हैं, और इनकी कहानी मैं इस तरीके से लूंगा। मैं पहले इसको बदलूं, यहां पर हम इनको देखेंगे पहले और फिर इनको देखेंगे। ये दो लोग जो हैं, इनमें से एक जो है बच्चा है, मतलब ज्यादा छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन ये बेचता है अखबार। यहां पर एक दूसरा लड़का कह लेंगे, ये दोनों मिलते हैं। पहले तो ये इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है दोस्ताना, लेकिन ये मिलते हैं कहां पर? ये मिलते हैं एक ट्रैफिक लाइट पे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ती है, धीरे धीरे ये एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। दोनों की जिंदगी, दोनों का परिवेश, दोनों की सोच, दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। तो यहां पर ये इनसे कहते हैं कि आप अखबार, तो ये अखबार हिंदी का मांगते हैं, तो ये सकपगा जाते हैं कि अरे आप हिंदी भी बोलते हैं, आप तो अंग्रेज की तरह दिखते हैं। तो यहां से बातचीत शुरू होती, फिर एक सब्जेक्ट का नाम लेते हैं, और सब्जेक्ट का नाम ये सुनते ही इनको लगता है कि इस बच्चे ने जो सब्जेक्ट कहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे जो हमारा कोई एम्परर होता है ना, एम्परर राजा, उसके सब्जेक्ट मतलब प्रजा की बात हो रही है। ऐसी इनके बीच में बातचीत शुरू होती है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। तो ये कहते हैं कि हम तो कभी स्कूल नहीं गए, यानी ये एक बच्चा कहता है हम तो कभी स्कूल नहीं गए, ये कहते हैं कि हम स्कूल गए हैं, हम पढ़े हैं। और उसके बाद ये बताते हैं कि पहले मेरी जो मदर थी वो यहाँ पर मेरे साथ आती थी अखबार बेचने के लिए, और मैं इतना था, ये बाकायदा साइकिल के पास खड़े होकर अपनी हाइट बताते हैं कि मैं इतना जब छोटा था तब मैं अखबार बेचना मैंने शुरू किया, मेरी माँ आती थी, लेकिन अब वो नहीं है, वो मेरठ में है, मेरठ में है। और फिर उसके बाद जब बातचीत शुरू होती है तो ये अपना नाम बताते हैं कि समीर, ये भी अपना नाम बताते हैं समीर। तो बड़ी हंसी का एक ठहाका दोनों में छूटता है, और जो छोटा है वो कहता है कि ठीक है, आज से आप समीर 1 और मैं समीर 2, क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे हैं। उसके बाद एक दिन की बात है, ये ट्रैफिक सिग्नल पे ही चल रहा है, बार ये मिलते हैं, फिर उसके बाद ये जैसे ट्रैफिक सिग्नल चेंज हो जाता है ये अलग हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन ये आता है, बड़ा इसका मुंह रुआसा सा होता है, और ये कहता है कि छोटा जो बच्चा है वो कहता है कि मेरठ, इसने बताया था कि मेरी माताजी जो है मेरठ में है, और मेरठ में वहां पर सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं, क्रिमिनल राइट्स हो गए हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाइयां हो गई हैं। तो उसके बाद ये पहली बार इनको पता चलता है कि समीर ये मुसलमान है, ये और ये हिंदू है।
लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती कभी भी उसमें कोई दरार नहीं पड़ती है, ये उसी तरीके से आपस में बात करते रहते हैं। लेकिन अगले दिन जब ये आते हैं तो ये देखते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं है, और उसके बाद ये कभी भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसको यहाँ जाना पड़ता है और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में यहाँ पर कोई खबर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दो अलग अलग तरीके के लोग, ये जो समीर, अब समीर 1 हो गए, समीर 2 हो गए, इस तरीके से हम नाम बोलेंगे। समीर 1 जो है, इसको इस तरीके से समझिएगा, समीर 1 ये है पढ़े लिखे, ये अंग्रेजी जानते हैं। समीर 2 जो है ये हिंदी बोलते हैं। इसके अलावा दोनों की जो भाषाएं हैं उनमें बड़ी विभिन्नता है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती करना चाहते थे, दोस्ती उन्होंने की। इसी तरीके से दोनों के जो कल्चर हैं, रिलीजन है, दोनों अलग अलग हैं। समीर 2 जहां मुसलमान हैं, समीर 1 हिंदू है, और दोनों के रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड के डिफरेंस होने के बाद भी, क्योंकि वो डाइवर्स हैं, फिर भी ये एक अपने में आत्मीयता, मोहब्बत, प्यार एक अपने में जगा लेते हैं। और यही डिवर्सिटी की बात है, यही डिवर्सिटी का फायदा है। इसीलिए हिंदुस्तान इतना स्ट्रांग नेशन है, क्योंकि यह हिंदू मुसलमान सब एक साथ हाथ पकड़ के मोहब्बत से रहते हैं। इसके अलावा और क्या चीज है, समीर जो है वो, जो समीर, ये जो छोटा बच्चा है समीर 2, ये बेचारा कभी स्कूल नहीं जा पाया, ये न्यूज़पेपर बेचता है। जबकि जो दूसरा लड़का मैंने आपको दिखाया वो स्कूल गया है। और कई ऐसे लोग आप देखेंगे इनकी तरह को, बहुत सारे गरीब लोग देखेंगे जिनके पास रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है, बेचारे बड़े बड़े गरीब हैं। जैसे इस तरीके के लोग जिनको हम दरिद्र कहते हैं, गरीब कहते हैं। लेकिन यहां पर जो मैंने आपको बताया, इन दोनों के बीच में डिवर्सिटी है। डिवर्सिटी काम की, डिवर्सिटी कल्चर की, रिलीजन की, बैकग्राउंड की, भाषा की, काम नहीं बोलूंगा, काम थोड़ा अलग हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी डिवर्सिटी नहीं है, इनके बीच में है असमानता। यह गरीब है, इसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, और इनके पास इतना है कि ये हिंदुस्तान के ही लोग हैं, हिंदुस्तान का ही आदमी है ये। इनका नाम है अंबानी साहब। ये 1 से 10 अगर विश्व के सबसे अमीर आदमियों में गिना जाए तो अंबानी साहब आते हैं। तो हमारा देश एक अमीर लोगों का गरीब देश है। तो ये असमानता है, ये डाइवर्सिटी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये केवल ये है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिली, इन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, पढ़े लिखे आगे बढ़ गए। क्योंकि उनके जो पिताजी थे अंबानी साहब, वो बहुत उन्होंने मेहनत की, वो भी बहुत गरीब आदमी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, तब वो इतना पैसा बना पाए, इतनी कंपनियां खड़े कर पाए कि आज अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी बहुत पावरफुल पोजीशन पे है। लेकिन ये जो गरीब है, इसके पास ना रिसोर्स थे, ना इसके पास अपॉर्चुनिटीज थी, मतलब कोई भी संसाधन नहीं थे, कोई भी इसके पास ऐसी पोजीशंस नहीं मिल पाई इनको। जब रोटी की लाले पड़े हैं तो बाकी चीजें तो बाद में छोड़ दीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो इनके बीच में था समीर 1 2 के बीच में, वो डिवर्सिटी थी, इनके बीच में डिवर्सिटी नहीं है, असमानता है। इसके अलावा एक और हमारे माथे पे कलंक है जो हमारे हिंदुस्तान में ही है। आपको वर्ण व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम और कहीं नहीं मिलेगी। कास्ट सिस्टम ये बहुत पहले बनाई गई थी, और जो पहले बनाई गई थी उसका कुछ कारण हुआ करता था। और कारण ये था कि जो ब्राह्मण्स थे, सबसे ऊपर पे आते थे ब्राह्मण्स, ये पुजारी थे या फिर ये पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। क्षत्रिय जो थे वो वॉरियर थे, लड़ाई करते थे, अपने क्षेत्र को बचाते थे, वॉरियर थे। वैश्य ट्रेडर्स थे, यानी कि आदान प्रदान चीजों का व्यापार करते थे। फार्मर मर्चेंट्स भी इसी में आते थे, मतलब किसान और जो लेन देन करने वाले लोग। शूद्र सबसे निचले दर्जे पे, शूद्र मतलब इसके और भी नीचे है, शूद्र आते हैं जो काम करते थे, हाथों से काम करते थे। इन लोगों सबकी वो सेवाएं करते थे, मैनुअल लेबर्स, हाथ से काम करने वाले, अपने शरीर से काम करने वाले। उसके नीचे आ गए दलित, ये अति शूद्र कहते हैं इनको हम, दलित यानी अनटचेबल्स। अनटचेबल्स मतलब जिनको छूते भी नहीं थे ये लोग। ये गंदगी उठाते थे, गंदा मैला, अगर मैं बहुत ही अलग शब्द में कहूं तो टट्टी उठाते थे, ये गंदगी उठाते थे। आज भी ये मैला साफ करते हैं, और ये हमारे माथे पे कलंक है। और यहां पर बताया गया है किसकी पोजीशन क्या है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, इसके कारण ये जो है, ये इनइक्वालिटी क्रिएट किया। इसका मतलब ये इनको चीजें मिलती रही, लेकिन इनको चीजें नहीं मिली। इसी के लिए उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इनको बाकायदा रिजर्वेशन दिया गया
कि भाई सदियों तक जिनके साथ अन्याय होता रहा है उनको आगे बढ़ाया जाए। अब कास्ट सिस्टम में ये था कि अगर कोई धोबी है, कोई पॉटर, मतलब अगर मान लीजिए कोई कुम्हार है तो उसका बेटा कुम्हार ही बनेगा, धोबी का बेटा धोबी ही बनेगा। यानी उनको अपने काम से, अगर बच्चा जो है वो अच्छा खासा है, वो कोई और काम करना चाहता, हो सकता है वो पुजारी बनना चाहता हो, लेकिन उसको बनने नहीं दिया जाता था, ये लोग नहीं बनने देते थे। तो अब ये दिक्कत हो गई कि जो पुराने जमाने में जो अच्छा काम कर सकते थे उनको नहीं बनने दिया गया। तो ये इनइक्वालिटी है, ये डिवर्सिटी नहीं है, ध्यान रहेगा, ये डिवर्सिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। अब आप समझिए, इस चित्र को देखिए, इस चित्र में आपको कोई आनंद आ रहा है, कोई मजा आ रहा है? इसको देखने में ठीक ठाक भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये कलरफुल नहीं है। हम जिंदगी को कलरफुल देखते आए हैं। अगर आपको इस कहानी में कोई कहानी मैं आपको बताऊं और उसमें केवल दो ही पात्र हो, या फिर आपको कोई ऐसी चीज बताऊं, ऐसी पिक्चर दिखाऊं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट हो, या केवल ऐसे हमारे सामने के दो ही जानवर दिख रहे हो, बच्चा पैदा हुआ और जब तक वो मरा नहीं तब तक उसको दो ही जानवर दिख रहे हैं, तो उसकी जिंदगी उस तरीके से नहीं होगी। डिवर्सिटी हमको भगवान ने दी है, डिवर्सिटी हमारे अंदर निहित है, डिवर्सिटी बहुत जरूरी है। आप समझ गए? तो अगर ऐसी चीजें आएंगी तो आप उस वैसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे जैसी आप जीने के आदी हैं और जैसी हमें जीनी चाहिए, जैसे हमको ऊपर वाले ने बोल रखा है कि ऐसी जिंदगी जिए। तो हिंदुस्तान में जो डिवर्सिटी है, हिंदुस्तान में जो विविधता है, उसमें देखें कि हम जितने भी लोग हैं यहाँ, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के लोग दिख रहे हैं, लेकिन सबका ये सब भगवान से पूजा कर रहे हैं और सब ये कहते हैं चोरी नहीं करना, सब ये कहते हैं किसी के साथ धोखा मत करना, किसी को झूठ नहीं बोलना। कौन सा ऐसा धर्म इसमें आप मुझे दिखा दीजिए जो ये कहता है कि आप किसी को मारो या किसी की चोरी करो, किसी से झूठ बोलो? एक भी धर्म ऐसा नहीं कहता। यानी कि हम सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं, या ये कहें सारी चीजें करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हम लोग सब एक हैं, आप मैं एक ही हैं, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मैं मुसलमान हूं, चाहे मैं क्रिश्चियन हूं, आप कोई भी ऐसा डिफरेंस अपने में नहीं पालेंगे, ये दिमाग में डाल लीजिए। अच्छा, हुआ ये कि डिवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। पुराने जमाने में की बात करता हूं, उस समय कोई शिप, हॉर्सेस, शिप या फिर ये सब तो नहीं थे, मतलब हवाई जहाज नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, कुछ नहीं था, बस नहीं थे, एरोप्लेन नहीं थे। तो लोग बेचारे क्या करते थे, लोग पैदल चलते थे, और पैदल चलते चाहे वो किसी चीज को बेचने जा रहे हो या फिर कोई भी और काम करने जा रहे हो, वो इधर से उधर गए, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और पैदल जाते थे, या फिर घोड़े पे बैठ के जाते थे, या ऊंट पे बैठ के जाते थे। तो जो इधर से उधर गए लोग, वो किस लिए जाते थे? एक तो वो अपने रोजगार के लिए जाते थे कि भाई कहीं नई नौकरी मिल जाए, या फिर कोई अपना ट्रेड करने के लिए जाते थे। ट्रेडिंग, पहले तो रुपया वगैरह नहीं होता था, कोई डॉलर तो होता नहीं था, तो एक सामान बार्टर सिस्टम था, एक सामान देते थे, दूसरा सामान ले लेते थे। इसके अलावा कई ऐसी जगह थी जहां पर बहुत सूखा, अकाल या हमेशा बाढ़ आती रहती थी, जहां लोगों के खाने के इंतजाम नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये सारे और कहीं, जैसे आप सीरिया का एग्जांपल लीजिए, सीरिया में इतना बुरा वॉर हुआ कि सीरिया के कम से कम 2 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर लोग आसपास के, जॉर्डन हो गया या टर्की हो गया, या आसपास के इलाके में बेचारे 7 साल में अपने बच्चों के साथ आज तक वो केवल कैंप में रह रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। तो ऐसे लोग इधर उधर जाते थे, आते थे। तो इस तरीके से मान लीजिए कि यहां पर एक हिंदुस्तानी आदमी है और एक अमेरिकन आदमी है। अब ये दोनों जब एक जगह काम कर रहे हैं, मान लीजिए इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, तो अब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इनकी कल्चर आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एक जमाना ऐसा आएगा जब इनके कल्चर मिल जाएंगे। आपको पता है, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसको इंडियन मुस्लिम कहा जाता है, उसको मुस्लिम नहीं कहा जाता। पता है क्यों? क्योंकि इंडियन मुस्लिम जो है वो हिंदुस्तानी मुस्लिम है, वो आधा हिंदू है। इसी तरीके से जो हिंदू है वो आधा मुसलमान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में एक दूसरे के कल्चर को अपना लिया है। वो दोनों एक दूसरे के इतना जज्ब हो गए हैं, इतना मिक्स हो गए हैं कि वो सब एक जैसे इंडियन क्रिश्चियन अलग होता है, वही आप अगर जाएंगे आप इटली में, तो आपको अलग क्रिश्चियन टाइप लोग दिखेंगे। तो हमारी संस्कृति, सभ्यता इस तरीके से मिल गई। उसका कारण ये सब था कि लोग आपस में आए, मिले, और उसके बाद एक नया और अलग कल्चर, जब मिक्सिंग ऑफ कल्चर हुआ, उस कल्चर के कारण एक नई चीज बनी, और उसी ही हम कहते हैं। और इसी के लिए है कि जो हमारी डाइवर्सिटी थी, उसी के कारण हम उसको अनेकता में एकता की बात करते हैं। आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। अब आप देखिएगा कि जो इंसान लद्दाख में रह रहा है और जो आदमी केरला में रह रहा है, क्या आप इनका रहन सहन, खाना पीना आपको एक जैसा दिखाई देगा? आप देखिए,
कभी नहीं दिखाई देगा। क्यों? यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि जानलेवा ठंड पड़ती है, इनको कपड़े पहनने पड़ेंगे। केरला में इतनी गर्मी पड़ती है कि लोग लुंगी पहनते हैं ताकि लुंगी उठा सके, थोड़ा हवा पास हो सके। अब इसके अलावा एक मछली वाला भी हिसाब है। यहाँ मछली तो मिलेगी नहीं, तो इनको मछली यहाँ मिलती है तो सबसे ज्यादा मछली खाते हैं। आपको पता है बंगाल में जो 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 ब्राह्मण लोग हैं वो मछली खाते हैं। ब्राह्मण मांस नहीं खा सकता, हमारे यहाँ इस तरीके से बताया गया है। लेकिन वो इसलिए इनको अलाउ किया गया क्योंकि ये यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर मेन स्टेपल फूड इनका मछली ही मिलती थी, तो इसलिए इनको अलाउ कर दिया गया कि आप मछली खाइए। तो ये सब कल्चर और विविधता के कारण हुआ है। अब रीजन के बारे में चलो डिस्कस मैं अभी करूंगा थोड़ी देर में। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कपड़े पहनते हैं लोग, जो खाना खाते हैं, वो जगह पे भी डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे रह रहे हैं। हर जगह के हिसाब से हर जगह अलग अलग चीज रहेगी, ठीक है। अब मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, मुंबई में आप क्या खेती कर सकते हैं? वहां आप जगह ही नहीं है, जगह नहीं है तो खेती कैसे करेंगे? तो आप अपने क्या करेंगे, अपने घर के ऊपर एक टेरेस गार्डन बना देंगे, वहां छोटी मिर्ची हो गई, आप बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं आप गांव में जाते हैं तो वहां पर बड़े बड़े खेत होंगे, लोग अपना खाना खुद ही पैदा कर रहे होंगे और उसको बेच भी रहे होंगे। तो ये देखिएगा, ये अंतर होता है आप किस जगह पे रहते हैं। इसी का एग्जाम्पल मैं आपको लूंगा। मैंने जैसे आपको लद्दाख और केरल बोला, तो अब लद्दाख और केरल की मैं आपको जिंदगी दिखाऊंगा, वहां का पहले थोड़ा सा पास्ट दिखाऊंगा और कुछ इंफॉर्मेशन इसकी और लेंगे, जिससे आप समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है। इन दोनों को पहले केरला के बारे में अच्छे से समझिएगा, लद्दाख के बारे में अच्छे से समझिएगा। दोनों ही हमारे देश में है, दोनों ही इंडिया में है, और फिर आप समझेंगे कि अंतर क्या है। लद्दाख एक रेगिस्तान है, बालू नहीं है यहां पर, लेकिन ये ठंडा रेगिस्तान है। ये इलाका समझ लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा इसको, लद्दाख की राजधानी लेह है, ये इलाका है। वैसे ये इलाका है क्योंकि ये जो भाग है अभी आपको मैं यहां दिखाता हूं, ये जो भाग है ये गिलगिट बलूचिस्तान है, ये वाला भाग, ये अक्साई चीन है, ये चाइना के पास है, ये आपका पाकिस्तान के पास है। तो हमारा ये लद्दाख का इलाका बन गया। मैंने आपको दिखाया था यहां पर लेह है, तो यहां पर कहीं लेह है। अब इनकी जो साथ में यहां पर बिल्कुल चाइना बॉर्डर है, यहाँ चाइना बॉर्डर है, तिब्बत है। तो इनकी जो संस्कृति, सभ्यता, खाना पीना है वो काफी यहां से मैच करती है। लद्दाख डेजर्ट है, ध्यान रखिएगा, मरुस्थल है ये, और जम्मू कश्मीर के ये ईस्ट में है, यहां पर जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है। मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, 2019 के बाद बीजेपी की जब सरकार आई, उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट को दो भाग में तोड़ दिया। एक भाग को बना दिया उन्होंने जम्मू कश्मीर, इसको यूनियन टेरिटरी, और एक भाग को लद्दाख बना दिया। तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अब अलग अलग यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहां पर मैंने जैसे बताया कि इस इलाके में ये मरुस्थल है, तो यहां उतना ज्यादा चीजें पैदा नहीं होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत कम यहां पर आपको ट्रीज मिलेंगे, पौधे पेड़ मिलेंगे। लेकिन यहां पर पानी, आप कहेंगे यहां तो हमेशा बर्फ रहती है, तो पानी की क्या कमी है? ये बर्फ जब पिघलती है उसके बाद यहां पानी मिलता है, तो पानी की भी स्केर्सिटी है, यहां पर पानी की कमी है। लोग जो है यहां पर शीप रखते हैं, शीप यानी ऐसा मेनली शीप रखते हैं, और वो जो शीप होते हैं उनका एक अलग से एक फर होता है, या कहे इनके ऊपर एक ऊन होता है, इसी वूल कहते हैं इसको, और यही है वो, और जिससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है, इसको पश्मीना वूल कहते हैं। और ये पश्मीना वूल जो है इतनी गर्म होती है, इतनी शॉल इतनी गर्म होती है कि इसको ये लोग यहाँ बनाते हैं और फिर जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं। जम्मू कश्मीर में ये बिकती है क्योंकि ज्यादा लोग कश्मीर जाते हैं, कम लोग लद्दाख जाते हैं, तो वहां बेचते हैं। अब जो लोग हैं इनके पास क्या क्या है, लोग नॉर्मली यहाँ पर मीट खाते हैं, क्योंकि गर्म इलाका है तो मीट खाना ही पड़ेगा। मिल्क है, चीज, बटर, ये सब खाते हैं। इसके अलावा इनके पास खुद की ये भेड़ बकरियां होती हैं। इसके अलावा इनके पास याक होता है, याक, ये है याक, इसको कहते हैं जोस, याक काउस कहते हैं। और इसका देखिए, ये डेजर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं आते, ट्रेडर्स आते हैं, बहुत सारे यहाँ पर दर्रे हैं यहाँ पर जहां से लोग आना जाना करते हैं, और यहाँ पर ऐतिहासिक तौर पर बहुत सारे लोग आए हैं, गए हैं, और उसी रास्ते से यहाँ पर धर्म भी आया, यहाँ संस्कृति भी आई। तो यहाँ पर जो आप तिब्बत देख रहे हैं, तिब्बत जो है वो अब चाइना के पास है, और ये जो यहाँ से ही टेक्सटाइल आते थे, स्पाइसेस आते जाते थे, इस तरीके से सिल्क आता था, कारपेट्स आते जाते थे, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आना जाना होता था।
अब यहां पर बुद्धिज्म आया। बुद्धिज्म आया क्योंकि मैंने दिखाया इसके आसपास क्या है, इसके पास आपका वो इलाके हैं जहां पर बुद्धिज्म था। लेकिन यहां पर इस्लाम भी आया। यहां पर बहुत सारे लोग आप देखेंगे तिब्बत में या तो बुद्धिस्ट हैं या इस्लाम मानते हैं या मुसलमान हैं। तो मुसलमानों की काफी अच्छी पॉपुलेशन है और लद्दाख का एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिशन है गानों का, पोएम्स का, कविता का, और इसी को लोकल वर्जन में इन्होंने इसको बांधा है, जमा किया है, और इसको ये कहते हैं केसर सागा। और ध्यान रखिए इस विविधता के बाद भी चाहे बुद्धिस्ट हो, इस्लामिस्ट हो, ये सब के सब इस केसर सागा को बड़े ही मोहब्बत से गाते हैं और बजाते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं यहाँ पर। ट्विन हम्ड कैमल, यानी जो कैमल के पीछे पीठ होती है ना, वहां पर दो पीठ होती है इनकी। यहाँ पर एक ऐसा मैग्नेटिक हिल है जहां पर कार जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, मतलब अपने आप ऊपर की तरफ खींचती जाती है। यहाँ पर नन्स हैं जो कुंफू सीखती है ऐसा। इसके अलावा ये सबसे ऊपर वाला, सबसे हाईएस्ट रेजिडेंशियल पॉइंट है, मतलब इतना ज्यादा ऊपर जहां पर लोग रहते हैं, ये सबसे ऊंचाई वाला रहने वाली जगह है। यहाँ पर क्योंकि इसकी पोजीशन सबसे ऊंची है तो यहाँ पर हिंदुस्तान का एस्ट्रोनॉमी सेंटर है। यहाँ पर 225 प्रजातियों के बर्ड मिलते हैं, बहुत अलग तरीके के, बहुत डिवर्स टाइप के बर्ड्स मिलते हैं। सो मुरीरी ये केवल वेटलैंड कंजर्वेटिव एक रिजर्व नहीं है, बल्कि ये सबसे ऊपर वाला लेक भी, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक है। इसके अलावा जिसके बारे में आजकल बात चल रही है, पेंगोंग लेक और पेंगोंग सो। ये पेंगोंग लेक हमारा कुछ किलोमीटर हमारे पास है और बाकी किलोमीटर से 40-45 किलोमीटर हमारे पास है, 90 चाइना के पास है। तो पेंगोंग लेक जो है ये सबसे ऊंचा नमकीन लेक है हिंदुस्तान का, और ये कितनी हाइट पे है? 14,270 फीट सी लेवल पे, और 134 किलोमीटर लंबा है। और जैसे मैंने बताया कि इंडिया से तिब्बत तक जाता है, तो थोड़ा पार्ट इंडिया के पास है, थोड़ा चाइना के पास है। अब आते हैं हम केरल पे। केरल के बारे में भी इसी तरीके से जानकारी लेंगे और आप विविधता समझिए। केरल ये भाग है केरल, बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन स्टेट है। क्यों, अब आप समझेंगे। केरला साउथ वेस्ट कॉर्नर इस जगह पे इंडिया के हैं। यहां पर अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है। यहां अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है, और यहां पर इसके जो यहां इलाके हैं, यहां पर पहाड़ हैं, हिल्स हैं, और इन्हीं पहाड़ों में खासतौर पे मन्नार जैसी जगह पे, वहां पर आपको बहुत बेहतरीन स्पाइसेस मिलेंगे। ये जो स्पाइस हैं यहाँ पर, वो इतने बेहतरीन हैं, इतने बढ़िया क्वालिटी के हैं। पेपर, क्लोव, कार्डमम, यानी कि आपको काली मिर्च, लौंग, इलायची सब यहाँ मिलता है, बेहतरीन क्वालिटी का। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं, और ट्रेडर्स जब पुराने जमाने में, ऐतिहासिक जमाने में भी अरब्स और ज्यूइश यानी यहूदी, ये लोग यहाँ पर आए खास तौर पे इसी काम के लिए। और जो एपोस्टल हैं, यानी भगवान के क्राइस्ट के जो दूत थे, सेंट थॉमस साहब, ये माना जाता है कि यहाँ पर आए तकरीबन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले आए, और फिर वहां से क्रिश्चियनिटी यहाँ पर आई। मैं एक दो चीज और बता दूं आपको कि यहाँ पर बहुत बेहतरीन जगह है ये, अगर आपको मौका लगे तो जरूर जाइए। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। वायनाड वो जगह है जहां से राजीव गांधी, कांग्रेस के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ के एमपी हैं। इसके अलावा मलप्पुरम गोल्ड लोन वगैरह आपने सुना होगा। फिर ये एल्फाजू, यहाँ पर बहुत बेहतरीन, यहाँ पर ये नौका, खासतौर पर ओणम में बहुत अच्छी रेस होती है, और बड़ा सुंदर इलाका है। गॉड ओन कंट्री है ये। ओणम फेस्टिवल सबसे ज्यादा मनाया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने बताया, सेंट थॉमस साहब माना जाता है 2000 साल पहले आए, और क्रिश्चियनिटी वो यहाँ पर लेके आए। फिर उसके बाद बहुत सारे अरब यहाँ पर आए, और जैसे इब्न बतूता जो यहाँ पर आए 700 साल पहले, इब्न बतूता, इन्होंने बाकायदा अपने ट्रैवल वृत्तांत में लिखा है कि मुस्लिम्स के बारे में लिखा है, उनकी कम्युनिटी कैसे थी, कितने रिस्पेक्टेड लोग थे। इसके अलावा पोर्चुगीज ने भी इसको डिस्कवर किया, इंडिया में आए, ये भी एक नया रूट इन्होंने देखा। और फिर वास्को डी गामा, वो भी यहाँ पर लैंड हुए, वास्को डी गामा, ये भी यहां पर आए। ठीक, अच्छा, इसमें इतना ज्यादा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस आप देखते हैं कि यहां पर बहुत सारी चीजें आपको बाहर की दिख जाती हैं। जैसे केरल में आप चाहे इस्लाम की बात करें,
चाहे आप जुडाइज्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सारे धर्म है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर कम्युनल इतनी हार्मनी है, इतने प्यार से मोहब्बत से लोग रहते हैं कि पूछिए मत। ये फिशिंग नेट जो आप देख रहे हैं ना, ये फिशिंग नेट, ये जो फिशिंग नेट है ये बिल्कुल चाइनीज फिशिंग नेट जैसा है। इसको कहते हैं चीना वाला। क्या कहते हैं? चीना वाला। इसके अलावा इनके जो खाने के बर्तन है उसमें भी चीनी आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाएगा। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कढ़ाई नुमा चीज, ये भी चीन, इसको कहते हैं चीना चट्टी। चीना चट्टी, ये क्योंकि चीन से आई है इसलिए दोनों का नाम चीन की तरफ हो गया। यहां पर बरसात बहुत बेहतरीन होती है। 1 जून को मानसून केरला से ही एंटर करता है और यहां पर बरसात बहुत अच्छी होती है। फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और इसके अलावा लोग जो यहाँ पर राइस, फिश और वेजिटेबल खाते हैं, मोस्टली फिश खाते हैं। और बहुत बढ़िया यहाँ का चावल देखेंगे ना, बड़ा मोटा सा चावल होता है, जैसे बुलेट जैसे चावल खिलाते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं कि पूछे मत। अब क्यों बेहतरीन है, इसने क्यों हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर रखा है? क्योंकि यहाँ पर HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे बेहतरीन है। सेक्स रेशियो यानी कि औरतों का नंबर मर्दों से ज्यादा है। 77 साल तक अमूमन आदमी जीता है। सबसे कम करप्शन इसी स्टेट में है। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, पहले इसको त्रिवेंद्रम बोलते थे। भाषा यहाँ पर मलयालम बोली जाती है और बहुत बढ़िया स्टार्स हैं यहाँ पर, ममूटी जैसे। पॉपुलेशन करीबन आप 3 करोड़ के आसपास मान लीजिए। लिटरेसी रेट इसका 94% है और अब ये हो गया 99.9%। एरिया तकरीबन इतना है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपने देखा केरल और लद्दाख में ज्योग्राफिकली अंतर है। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो इनके यहाँ पर अरब भी आए, अलग अलग तरीके के लोग आए, चाइनीज आए, और फिर क्या अंतर हुआ? दोनों हमारे देश में ही है, लेकिन देखा आपने किस तरीके से अंतर है। तो यूनिटी और इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। जब ब्रिटिश हमारे देश में आए, 200 साल से ज्यादा उन्होंने हमारे ऊपर आधिपत्य रखा, हमारे पे राज किया। लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, औरत मर्द सब लड़ गए इनसे और कहा कि साहब बहुत हो गया, अब हमारे देश से निकलिए। और फाइनली इनको निकाला इन्होंने। इन अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, जिसे हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल, और उसमें ये सक्सेसफुल भी हुए। पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा एक हमारा पड़ोसी है, वो हमसे अलग हो गया। बांग्लादेश जो हमारा पहले पाकिस्तान था, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, वो अलग हो गया। ये हमारा इंडिया है। हमारे बहुत प्यारे से जो इलाके थे वो चले गए। बहुत बढ़िया कल्चर और बड़े अच्छा यहाँ के लोग हुआ करते थे, लेकिन अब हम अलग अलग देश बन गए हैं। तो ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल किया, लेकिन फिर भी हम सब मिल के यूनिटी एंड डिवर्सिटी, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं तो इस धर्म का हूं, मैं तो इस कल्चर का हूं, मैं क्यों लड़ूं। हर आदमी ने अपनी जान दी, और कैसे जान दी मैं आपको दिखाता हूं। ये वो जगह है जो इतिहास के काले अक्षरों में, काले पन्नों में दर्ज है। ये है जलियांवाला बाग। यहाँ पर जनरल डायर आए। यहाँ पर एक कानून बनाया जा रहा था, बहुत गलत कानून था। उसके लिए लोग यहाँ पर जमा हुए थे, बातचीत कर रहे थे, एक मेला भी चल रहा था। जनरल डायर आए। अब देखिए निकलने की कोई जगह नहीं है, केवल एक गेट था। जनरल डायर घुसे और वो गेट बंद कराया और उन्होंने कहा बस शूट, मारो। एक यहाँ पर एक कुआं है, कुएं में लोग कूदे, किस तरीके से कोई इतने सारे लोग यहाँ इस आदमी ने बुरी तरीके से मार दिए। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे बुरा है, और इसमें किसी ने कोई ऐसा नहीं था कि एक कम्युनिटी का था। छोटे बड़े, हिंदू, सिख, मुस्लिम सब मरे, सब ने अपनी जान की आहुति दी, और फाइनली हम लोगों ने इनको बाहर निकाला। यहां पर मैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब का नाम लेना चाहूंगा। और इन्होंने अपनी किताब एक भारत एक खोज में ये लिखा है कि जो ये यूनिटी आई है, ये ऐसे नहीं कि बस आ गई है, ये हिंदुस्तान, हर एक हिंदुस्तानी के अंदर है। एकता हमारे अंदर है। हम किसी भी के लिए भी इनटॉलरेंस नहीं रखते हैं। हमारे लिए सारे धर्म, सारी संस्कृतियां, सारे छोटे बड़े लोग बराबर हैं। जो चीज चली आ रही थी, जो मैंने वर्ण व्यवस्था बताई, वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। तो नेहरू ने कहा कि यूनिटी इन डिवर्सिटी है। हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा कंट्री है जहां यूनिटी इन डिवर्सिटी है। इसके अलावा नेशनल एंथम भी एक बहुत अच्छा इसका यूनिटी का प्रतीक है। हिंदुस्तान के फ्लैग के बारे में बात हुई है यहाँ पर, तो उसको भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हिंदुस्तान का फ्लैग जरा देख लीजिए, ये इस तरीके का है। इसको हम तिरंगा कहते हैं, नेशनल फ्लैग है हिंदुस्तान का। इसका प्रपोर्शन है, इसकी लेंथ जो है 3 और ब्रेड्थ है 2:3। इसका रेशियो रहेगा। 1947 22 जुलाई को इसको हमने अडॉप्ट किया था, 72 साल पहले। और ये जो 3 बैंड्स हैं, इसको अभी अलग अलग धर्मों का प्रतीक मान लिया गया, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सैफरन कलर है, व्हाइट है, ये इंडिया ग्रीन,
यहाँ पर नेवी ब्लू में एक अशोक स्तंभ से ये चक्र लिया गया है। इसके अंदर 24 धारियां हैं या 24 स्पोक है। इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया साहब ने। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।